अस्सलाम वालेकुम। भारत में भारतीय वज़ीर तालीम ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तलबा के और कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के नतीजे में उनकी तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं और वज़ीर तालीम ने अपने इस्तीफ़े में लिखा कि वो नहीं चाहते कि एंटी नेशनल क़ुव्वतें सूरत हाल का फ़ायदा उठाएँ, इसलिए वो सुबकदोश हो रहे हैं या इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ये जो एहतजाज था, इसको बड़ी हिमायत मिली मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तरफ से, चाहे वो फ़नकार हों, अदाकार हों, सिविल सोसाइटी हो, और इसमें मुख्तलिफ ख़यालात और नज़रियात का आगाज़ किया गया, इजहार किया गया। एक आगाज़ हुआ मोदी हुकूमत की बहुत सी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ खुलकर आज़ाद तौर पर हमें सोशल मीडिया पर आवाज़ें सुनने को भी मिली। मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और यहाँ पर आज हम अपने तज्ज़ियाकारों से सवाल ये करने जा रहे हैं कि क्या इस तहरीक की कामयाबी ये ज़ाहिर करती है या ये सबूत है कि भारत में हिंदुत्व का गलबा, नफ़रत की सियासत के ख़िलाफ़ अब आवाज़ें उठेंगी और ये उसके ख़िलाफ़ एक इजहार और एक तवाना सोच होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए महमल सरफराज साहिबा, फ़खर दुरानी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं, ये वो हुकूमत है जिसके बारे में ये ट्राइड एंड टेस्टेड है कि वो किसी के सामने घुटने नहीं टेकती और बड़ी रिलक्टेंट होती है एहतजाज के नतीजे में सकम करने पर, लेकिन ये जो कामयाबी मिली है इस मूवमेंट को, ये सिर्फ इशू स्पेसिफिक है या फिर ये कुछ बड़ा जाहिर करती है और ये आइडियोलॉजिकल और पोलराइजेशन जो भारत के अंदर है, ख़ास तौर पर सियासत के अंदर, ये उसके ख़िलाफ़ भी एक तवाना राय का सबूत है? अच्छा अलीना, देखिए जो ये एहतजाज था, ये तो वैसे एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में था और जो पेपर लीक के बारे में, तो ये था स्पेसिफिकली एजुकेशन से रिलेटेड, और ये किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से नहीं हुआ था स्टार्ट। और इसमें अलीना जो चीज़ डिफरेंट थी, मतलब मैं तीन जो आप मसाले ले लें, अगर पहले जो प्रोटेस्ट हुई हैं इस दौर के अंदर मोदी की रजीम के अंदर, तो एक वो जो JNU में प्रोटेस्ट हुई थी, तो उसके ऊपर जो इल्ज़ाम यही लगता था कि ये तो कम्युनिस्ट हैं, तो इनकी बैकिंग तो फॉरेन वो उस पर हो रही है, सारा कुछ इस तरह के इल्ज़ाम उन पर टैग लगे। अच्छा, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुई, हालांकि उनकी तो खैर डिमांड भी मानी गई, लेकिन उसके बावजूद उन पर इल्ज़ाम लगा कि ये खालिस्तानी है और ये एंटी नेशनल है। अच्छा, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला CAA वाली प्रोटेस्ट हुई, उन पे जो है वो टारगेट किया गया मुसलमानों को और कहा गया ये मुस्लिम बैक्ट है, और फिर इस तरह के उनके ऊपर इल्जाम। अब ये जो एजुकेशन वाली थी, एक तो खैर ये नंबर्स बहुत बड़े थे लीना, दूसरा ये कि इसको वो पॉलिटिकली कोई टैग नहीं कर सकी। ये जो इतनी बड़ी डिमांड भी मानी गई है, मैं भी इसके ऊपर आती हूँ, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि ये इसलिए भी इसको टैग नहीं कर सके क्योंकि इसके अंदर हर तरह की फैमिलीज, हर तरह की क्लास अफेक्टेड थी। खास तौर पे इसमें वो फैमिलीज भी थी जिन्होंने बीजेपी को वोट दिए, यानी कि बीजेपी के वोटर्स भी इसके अंदर थे। और ये दूसरा ये कि ये किसी पॉलिटिकल जमात से एफिलिएटेड भी नहीं थी, ये किसी मजहब से भी एफिलिएटेड नहीं थे उस तरह। ये तो हर मजहब के लोग आए, जैसे मैंने कहा, हर पॉलिटिकल एफिलिएशन के लोग इकट्ठे हुए, और उनका मसला था कि पेपर लीक से उनका फ्यूचर इफेक्ट होता है। क्योंकि अली ना, बहुत सारे बच्चे, आपने नंबर्स तो देखे हैं कि लाखों की तादाद में बच्चे जो है वो जब ये एग्जाम देते हैं और जब इस तरह पेपर लीक हुआ और कैंसिल हुआ, तो उसके बाद 20 बच्चों की सुसाइड कोई छोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर है। फिर ये है कि मैं कुछ लोगों के कमेंट्स भी देख रही थी कि वो कुछ नंबरों की वजह से वो MBBS की बजाय वो BDS में चले गए। पहले जब वो क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन जब उन्होंने रीटेक किया एग्जाम, तो फिर उनका वो क्वालिफिकेशन नहीं हो सकी। तो ऑब्वियसली उन बच्चों का फ्यूचर बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ, और इसीलिए वो है कि ये जो एजुकेशन में करप्शन हो रही है, क्योंकि गालिबन 5 सालों में तीसरी दफा पेपर लीक इस तरह से हुआ, तो वो उनका ये था कि जो एजुकेशन के अंदर करप्शन हो रही है, इसके अंदर रिफॉर्म होने चाहिए। और एजुकेशन मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन है वो वाकई ही बहुत अहम है। उसकी भी मैं आपको बताती हूँ कि ये हुआ क्यों है। अहम इसलिए रीना क्योंकि जो है 2014 से लेकर 2026 तक जो मोदी की हुकूमत रही है, इसके अंदर आज तक किसी वजीर ने, यानी फुल कैबिनेट मिनिस्टर की मैं बात कर रही हूँ, उसने इस्तीफा नहीं दिया। MJ अकबर ने जरूर दिया था, लेकिन वो जूनियर मिनिस्टर थे और वो भी मी टू मूवमेंट की वजह से उन्होंने दिया था। ये जो है जी, ये जो है ये तो एक पूरी मूवमेंट की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है, और ये इनके बहुत करीबी थे मोदी के।
यानी ये बहुत एक अहम मिनिस्टर थे, तो इनका इस्तीफा देना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इट डिड शेक द सिस्टम इन अ वे कि यानी आप ये एस्टैब्लिश करना चाह रही हैं कि एक सिंबॉलिक इस्तीफे से ज्यादा मुराद रखता है। नहीं एलिना, ये सिंबॉलिक ज्यादा इसलिए क्योंकि असल में जो डर अब मोदी रिजीम को पड़ गया था वो ये था कि ऑपोजिशन की पार्टीज भी इन बच्चों के साथ आ गई और वो कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रही। बाय द वे आपने नोटिस किया होगा कि सारी ऑपोजिशन की जमातें कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की डिमांड्स की बात कर रही थी, नथिंग एल्स। तो मोदी को ये लगा कि जिस तरह ऑब्वियसली नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहां भी एक जेनजी मूवमेंट्स थी और बड़ी स्ट्रांग, जिस तरह शेख हसीना की गवर्नमेंट खासतौर पे, तो वहां पर जब वायलेंट हुई, खासतौर पे बांग्लादेश में अगर आप देखें बहुत ज्यादा वायलेंस हो गई थी, यहाँ पर वायलेंट हुई, पुलिस ब्रूटैलिटी थी, लेकिन पैलेट गन्स तक अभी और जो है वो दूसरे इस तरह मार वगैरह पड़ रही थी, लेकिन अभी तक लाइव फायरिंग नहीं थी। अगर ये वाली चीज हो रही थी जो उनको खदशा था कि अगर यहाँ पर पुलिस की तरफ से गोलियां चल गई और या स्टूडेंट्स की तरफ से भी कोई वायलेंस होगी, क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल स्टूडेंट्स पीसफुल थे, तो फिर मामलात हाथ से ना निकल जाए, फिर जो है बड़ी सी बड़ी गवर्नमेंट भी एलिना उनका पता नहीं चलता कि क्या हो जाता है। तो ये जो चीज है ना, इस डर की वजह से फाइनली ही गेव इन, पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी, फिर उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट दी, फिर इस्तीफा सामने आया। तो ये चीजें अहम जरूर हैं। हाँ, आप जो अब बात कर रही हैं एलिना कि क्या ये क्योंकि पॉलिटिकल या वो वाली चीज नहीं थी, एक आइडियोलॉजिकल या पोलराइजिंग पॉलिटिक्स के खिलाफ एक इजहार है। जो अब एक मैसेज इसके थ्रू आ रहा है, ऑब्वियसली जो एजुकेशन रिफॉर्म्स तो उनकी सबसे बड़ी डिमांड है, वो तो ये होपफुली अब जो है अपोजिशन भी उठाएगी पार्लियामेंट के अंदर, और वैसे भी अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि वो करेंगे। जो चीज इसके अंदर आई है वो ये कि स्टूडेंट्स ने भी बार बार, जो जेन जी है ना लीना, इन्होंने तो देखे ना अपने पिछली जिंदगी के 12 साल मोदी रजीम में देखी, इनको कांग्रेस वगैरह नहीं याद, इन्हें नहीं कांग्रेस का रूल याद, ये छोटे थे उस वक्त, बच्चे थे। इन लोगों ने कहा, जो ये सवाल बार बार उठा रहे हो, ये है कि आपकी जो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की वजह से हमें किस चीज का फायदा हुआ, उस डिविजन्स की वजह से हमारी जिंदगियों में क्या इंप्रूवमेंट आई। इंप्रूवमेंट तब आती है जब इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, जब चीजों पर बात होती है। यानी यहाँ पर अगर एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात हो रही है, अगर इसमें इंप्रूवमेंट होती है, करप्शन एजुकेशन के अंदर खत्म होती है सिस्टम के अंदर, तो फिर आगे जाकर वो उनको बेनिफिट देगी, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो देखते हैं कि अडानी और अंबानी और ये जो बाकी सारे इस तरह के लोग हैं जिनको हम 1% कहते हैं दुनिया के, तो ये लोग इस तरह से फ्लरिश कर रहे हैं, और इन बच्चों का फ्यूचर जो इन एग्जाम से जुड़ा होता है, अगर वो लीक हो जाता है और इनका फ्यूचर उससे तबाह हो जाता है, तो वो उसको सवाल करते हैं कि फिर तुम्हारी गवर्नमेंट का हमें फायदा क्या है, तुम्हारी इस पॉलिटिक्स का हमें फायदा क्या है कि आप हमें, हमारे अंदर ये डिवीजन बना के हमारी सोसाइटी आप खराब करें। तो ये जो है, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने भी ये बात की है कि ये जो डिवीजन है ये खत्म होनी चाहिए, और इससे बढ़कर अब हमें बातें करनी चाहिए और हमें इशू से बात करनी चाहिए। और अलीना देखिए, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, एक्चुअली ये तो पॉपुलिज्म है ना, हिंदुत्वा वेव, ऑब्वियसली तीसरी गवर्नमेंट आई है, बिल्कुल ये वेव उधर है, इसमें कोई डिनायल नहीं है, और ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स से बहुत नुकसान इंडिया की सोसाइटी को हुआ है, जो उनके सेक्युलरिज्म को, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखिए, सारे के सारे उनके इंस्टीट्यूशंस को ऑप्ट हो गए, उनकी सुप्रीम कोर्ट को ऑप्ट हो गया। हमारे यहाँ तो या 27वीं या 26वीं तरमीमें लाके करानी पड़ी ना, वहां पर तो वो वैसे ही हो गए। उनकी जो है वो पुलिस, और फिर उनका मीडिया आप देख लें, मोस्टली जो है मेन स्ट्रीम मीडिया उनका गोदी मीडिया, देयर आर फ्यू ऑनरेबल एक्सेप्शंस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट तो सारा वो सारा इस तरह और इस एहतजाज के दौरान भी वो झलक सामने नजर आई। अच्छा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ दिस गोज फॉरवर्ड, एंड ये जो जेन जी है, आई डू बिलीव कि आई हैव होप कि ये जो है ये बढ़ेंगे हिंदू मुस्लिम डिविजन्स के और इस तरह की डिवाइसिव पॉलिटिक्स से बढ़कर, और ये जो है ये कहेंगे कि इशू बेस्ड चीजें होनी चाहिए, और खास तौर पे ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए जो उनके मुस्तकबिल को सिक्योर कर सके। लेकिन ये कि उससे कोई अभी ऑब्वियसली फौरन तो कोई उसके नताइज नहीं आएंगे फिलहाल तो। अच्छा, बट इम्पॉर्टेंट बात है सारी की सारी जो एपिसोड थी उसके अंदर ये भी थी कि हमें जो नौजवान हैं भारत के, बराह रास्त उनकी बातें सुनने को मिली, उनके ख्यालात सुनने को मिले सोशल मीडिया के ज़रिए। वहाँ रिपोर्टर्स जो सोशल मीडिया के मौजूद थे या नौजवानों के बयानात जो चल रहे थे, बड़ी उसमें डाइवर्सिटी, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर उन्होंने बात की, जिसमें से कुछ इश्यूज़ ये भी थे जिसमें अपने तरीके से उन्होंने ज़रूर इजहार किया, लेकिन इस बात का इजहार किया गया कि ये पाकिस्तानी सपोर्ट का हर वक्त जो बात करते हैं या पाकिस्तानी साजिश की बात करते हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। फिर ये वाली बात भी थी ये हिंदू मुस्लिम की जो करते हैं। भट्टी साहब, ये जो नौजवानों का इजहार हो रहा है, और फिर ज़ाहिरी बात है इसके हामी थे बाकी सारी सोसाइटीज़, ये क्या जाहिर करता है, ये क्या ट्रेंड दिखाता है आपके ख्याल में? मैडम शेख, सबसे पहले तो मुतालबात की बात कर लेते हैं। मतलब कि इम्तिहानी निज़ाम, तालीमी निज़ाम की बेहतरी के इक़दामात होंगे अब भारत में। मुकदमात जो कायम हो चुके वो वापस ले लिए जाएंगे और मज़ीद किसी तालिब इल्म पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा।
پرچے لیک ہونے کی وجہ سے جو طالب علم خودکشی کر گئے ان کے خاندانوں کو 1-1 کروڑ روپے کا ہرجانہ دیا جائے گا، اور جو سب سے بڑا مطالبہ تھا جس پر 1 دن مانگا تھا بھارتی حکومت نے اور جو آخر میں مانا، وہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ۔ مطلب تمام مطالبات مان لیے گئے طالب علموں کے۔ میڈم شیخ، اس مبارکباد ہے طالب علموں کو، مبارک ہے طلباء تنظیموں کو، مبارک ہے کاکروچ جنتا پارٹی کو، مبارک ہے سونم وانگ چک صاحب کو اور اس سول سوسائٹی کو، اور ان کے جو مشہور کرکٹرز ہوں، فلم سٹار ہوں یا باقی سول سوسائٹی کے جو لوگ ہوں جو ساتھ کھڑے ہوئے، ان کو بھی مبارک، اور انہیں اس بات پر بھی مبارک کہ سب مطالبات منوا لیے، اور انہیں اس بات پر بھی مبارک کہ کیا ایکا تھا ان میں، کیا اتحاد تھا، کیا مستقل مزاجی تھی، کیا ڈسپلن تھا ان میں، اور کیا کاز لے کر چلے وہ، اور ہر طرح کا الزام انہوں نے مسترد کیا اپنے عمل سے، ہر طرح کا جو الزام ان پہ شروع میں لگانے کی کوشش کی گئی انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، کوئی وہ وائلنس کی طرف نہیں گئے، صبر سے بیٹھے رہے، برداشت سے بیٹھے رہے، اور مسلسل سٹیپ بائی سٹیپ اپنی وہ قوت بڑھاتے رہے۔ میڈم شیخ، یہ کاکروچوں کی فتح ہے اس خطے میں، یہ نئی نسل کی فتح ہے، یہ آغاز ہے بہت ساری تبدیلیوں کا، اور میری خواہش ہے کہ اس طرح نئی نسل ہر ملک میں اپنی اپنی معاشرتی ناہمواریوں اور سماجی ناہمواریوں اور تعلیم، انصاف اور روزگار کے لیے نکلے اور اپنے مسائل حل کروائے، اور اسی طرح ڈسپلن کے ساتھ اپنے مسائل حل کروائے۔ میڈم شیخ، مجھے کوئی یہ کہنے میں آر نہیں کہ نریندر مودی حکومت نے عقل کا رستہ لیا، انہوں نے حسینہ واجد والا رستہ نہیں لیا، انہوں نے وہ جو ان کا طریقہ کار تھا وہ والا رستہ نہیں لیا، اور وہ جانچ گئے تھے اور بھانپ گئے تھے کہ یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ موڑ ہے کہ یہاں بہت کچھ ضائع ہو سکتا ہے۔ شروع میں انہوں نے کوشش کی پاکستان فنڈنگ کی جو ایز یوزول لگائی جاتی ہے، ملک دشمنی کے بھی وہ چیپنے کی کوشش کی، ان پر الزامات اور بڑے کہ وہ اس کو اس کی حمایت ہے، اس کو اس کی حمایت ہے، ڈرایا دھمکایا بھی، ڈنڈے بھی مارے، آنسو گیس بھی کی، مگر پھر بالآخر بہتر رستہ اختیار کیا۔ یہ بلا شبہ نوجوان نسل کی کامیابی ہے میڈم شیخ، یہ اگلی نسل کے شعور کی کامیابی ہے، اور یہ جمہور کی کامیابی ہے۔ اور اگر اب ثابت ہو گیا ہے، اور اگر عوام چاہیں تو نفرت کی سیاست چاہے جتنی طاقتور ہو، اور خواہ ہندوتا ہو، خواہ کوئی اور انتہا پسندی ہو، خواہ جتنے بھی تیسری چوتھی مرتبہ کوئی پاور میں ہو، خواہ جتنے سارے اکٹھے ہوں، خواہ کتنا ڈر اور خوف ہو، چیزیں بدلی جا سکتی ہیں۔ اور آخر پر میڈم شیخ ایک میں سوال یہاں چھوڑنا چاہتا ہوں اپنے تمام پاکستانیوں سے کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر اسی طرح جینون مطالبات کو لے کر اسی طرح کا ڈسپلنڈ قسم کا احتجاج ہمارے ہاں نوجوان نسل کرتی، ہمارے میڈیا کا کیا رد عمل ہوتا، ہماری سول سوسائٹی کا کیا رد عمل ہوتا، اور ہماری حکومت کا کیا رد عمل ہوتا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور ذرا سوچیں کہ آج کی جو ہماری نسل ہے، کیا ہم نے ان کو وہ سب کچھ دے دیا ہے جو باقی دنیا میں اپنی نوجوان نسل حاصل کر رہی ہے؟ تو اپنی نوجوان نسل کی آواز سنیں، ان کو ساتھ بٹھائیں اور ان کے مسائل حل کریں۔ ویسے بھٹی صاحب، احتجاج تو رد عمل کی پرواہ کیے بغیر اپنے کاز کے لیے پرامن طریقے سے ڈٹے رہنے کے اوپر ہوتا ہے، لیکن فخر درانی صاحب، یہ جو بھارت کا احتجاج ہے اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا جو بھارت کے اندر ڈیپ سسٹمیٹک پرابلمز ہیں جن کا اظہار ہم نے کیمرے کے اوپر بھی سنا، بہت سے شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد خاص کر نوجوانوں نے کھل کر کیا یہ اس کے خلاف ایک فرسٹریشن ہے؟ کیا اس احتجاج کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریجیکٹ کر دیا ہے جو اوور آل آر ایس ایس، ہندوتوا، مودی کی پولرائزنگ پولیٹکس ہیں اس کو؟ بہت شکریہ علینا۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا پولرائزیشن والی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورننس کے حوالے سے، دیکھیں اگر آپ پچھلے 3-4 سالوں سے دیکھیں تو جو ہمارا جو جنوبی ایشیا کا خطہ ہے، اس میں 2024 میں بنگلہ دیش کا ہم نے دیکھا، 2025 میں نیپال کا، جین زی کا، اس طرح کا جو احتجاج کی موومنٹ دیکھی، پھر اب 26 میں بھارت میں دیکھی ہے۔ ان تینوں جو پروٹیسٹ تھے جین زی کے، اس میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ آپ کا جو گورننس ماڈل ہے اس خطے کے اندر، وہ کرائسس کا شکار ہے۔ وہ جو نئی نسل ہے اس کی امنگوں اور اس کے مطابق اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہا۔
जो नई नस्ल है वो हर चीज़ जो है जो डिजिटल मीडिया के ऊपर जो बिलीव करती है वो ये समझती है कि ये जो सिस्टम है ये रॉटन है, ये उनको कोई डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो उस बुनियाद के ऊपर ये जो इनकी उमंगें हैं उसकी बुनियाद पे ये इस तरह से ये फ्लरिश हो रही है जो जेन ज़ी की जो मूवमेंट के हवाले से, अगर इस खित्ते के हवाले से देखा जाए। लेकिन एक चीज़ जो इस जो जेन ज़ी की जो मूवमेंट है उसकी एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो वही उसका जो है वो मैं समझता हूँ कि वीकनेस भी है। देखिए इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है कि जिसकी वजह से इनको दबाया नहीं जा पा रहा कोई भी तीनों ममालिक के हवाले से आप देख लें, वो है इनकी डिसेंट्रलाइज्ड जो एक लीडरशिप है। आप चाहे वो बांग्लादेश के अंदर देखें, वहाँ पे भी मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ लोग जो है वो इन प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे और जो उसका हमने अल्टीमेटली देखा जो उसका जो भी रिज़ल्ट आया वो कामयाबी की सूरत में आया। नेपाल का देख लें, इवन अब जो भारत के अंदर है आपको ये जंतर मंतर पे भी जो है वो इनकी काकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप मिलेगी। आपको मुंबई में कोई और इनको लीड कर रहा था। तो ये जो एक डिसेंट्रलाइज्ड इनकी लीडरशिप का जो एक मॉडल आया है जेन ज़ी में, ये इसकी वजह से जो जितनी भी डेमोक्रेसीज़ या इस खित्ते के अंदर जो हुकूमतें हैं वो उनको दबाने में नाकाम हुई हैं और जेन ज़ी इसकी वजह से कामयाब भी हुई है। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें तो ये जो जेन ज़ी है ये हुकूमत गिराने में या जो अपने मुतालबात हैं वो मनवाने में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो इनका मुतालबा है वो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से, चाहे वो एजुकेशन में हो या जो दीगर हो। तो उसका सवाल ये है कि क्या ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने में कामयाब हुई हैं। पिछली दो एग्जांपल्स अगर आप देखें बांग्लादेश के अंदर तो उसमें भी फिर 2 साल का जो एक तजर्बा था उसके बाद वही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दोबारा से इक़्तिदार में आ गई, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं हुआ। श्रीलंका का आप देखें वहाँ पर भी तब्दीली आई, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे जो इकोनॉमिक और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो जेन ज़ी है इसमें नो डाउट कि ये एक ताकतवर एक जो है वो हमारी सोसाइटी का जो है वो हिस्सा बनता जा रहा है। भारत की अगर हम देखें तो उसमें इस टाइम जो खित्ते की सबसे बड़ी जो जेन ज़ी की पॉपुलेशन है वो भारत में 370 मिलियन है, यानी 37 करोड़, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। तो एक चीज़ जो इनके लिए मेरा ख्याल है कि ये जो जेन ज़ी के लिए है एक बड़ा जो चैलेंज है कि वो इस तरह प्रोटेस्ट करके चीज़ें अपने मुतालबात मनवाने के हवाले से इनिशली तो ये कामयाब हो गए हैं, लेकिन क्या ये जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं ये जो एग्जिस्टिंग गवर्नेंस मॉडल है उसको तब्दील कराने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। और क्या ये जो मुतालबा है एक उनके जो वज़ीरे तालीम के हवाले से उसको, क्योंकि हमेशा हुकूमतों के हवाले से अगर देखा जाए तो वो वक्ती तौर के ऊपर इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं उनको टालने के लिए ये एक वज़ीर का इस्तीफ़े की कुर्बानी दे देंगे। क्या उसके बाद जो डेमोक्रेसीज़ में अगर ये इन्होंने वाकई एक ड्यूरेबल एक तब्दीली लानी है पायदार, तो उसके लिए फिर आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा रिफॉर्म्स लाने के लिए। क्या ये इसका इनके पास वो विज़न है या नहीं है, ये एक बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें इन प्रोटेस्ट के अंदर तो आपको बड़े डाइवर्स किस्म के ओपिनियन, जिस तरह महमल भी बात कर रही थी, भट्टी साहब भी बात कर रहे थे कि भारत के अंदर अगर आप देखें पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी की हुकूमत है और इस जो नरेंद्र मोदी की तीनों अगर आप इलेक्शंस कैंपेन्स देखें तो वो 2 चीज़ों के ऊपर फोकस होता था, एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम। तो ये जो नई नस्ल है उन्होंने इन दोनों वादों को, आप मुख्तलिफ जो नई नस्ल के इंटरव्यूज़ देखें जो मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे वो इससे तंग आ चुके हैं। जो हिंदुत्व की जो एक आइडियालॉजी के साथ ये बीजेपी गवर्नमेंट में आई है वो उससे भी तंग आ चुके हैं। और उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी से वो तंग आ चुके हैं, बाकी भी आप पॉलिटिकल पार्टीज देखें, इसमें जो कांग्रेस है उसकी भी कुछ स्टेट्स के अंदर हुकूमत है, वहाँ पे भी इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो जो जेन ज़ी की एक जो अच्छी चीज़ है कि वो किसी एक पर्टिकुलर जो है वो लीडर के पीछे नहीं वो चल के वो कर रहे, बल्कि एक लीडर की अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर इन जेन ज़ी की उससे इतफाक़ कर रहे हैं तो किसी दूसरी जगह पर वो उससे इख्तलाफ भी कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो जेन ज़ी की जो मूवमेंट्स हैं ख़ास तौर पे जो भारत के अंदर हो या जहाँ पे भी अगर होनी है, तो उसमें एक चीज़ जो एक तो ये कि अपने जो मुतालबात मनवाने के बाद क्या ये जो इनकी जो तहरीक है वो ख़त्म हो जाएगी या वो डाइल्यूट हो जाएगी। अगर ये इस पे रुक जाते हैं और वो गवर्नेंस में और उसमें कोई जो है वो रिफॉर्म्स नहीं लाते तो फिर इस तरह की जो तहरीक है उसको मैं नहीं समझता कि ये कामयाब होगी। और ये भारत के अंदर मैं समझता हूँ ये नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी शिकस्त है कि जिसको एक नाकाबिल तस्खीर समझा जा रहा था, पिछले अपोजिशन को उन्होंने बिल्कुल ही जो है वो क्रश कर
کر دیا تھا, اس کے باوجود جو نوجوان ہیں ان کی طرف سے یہ اس طرح کامیابی, آپ پچھلے 3 دنوں کا اگر دیکھیں نریندر مودی کا, تو ان کے جو بھی ٹویٹ کرتے تھے اس کے نیچے اس کا رسپانس دیکھیں, ورنہ اس سے پہلے تو نریندر مودی کی جو ہے وہ ہر ٹویٹ کے نیچے ان کی تعریفوں کے پل جو ان کے اپنے سوشل میڈیا کے وہ تھے. فخر ہیلپ می انڈرسٹینڈ, ایک سیکنڈ سوری فخر ہیلپ می انڈرسٹینڈ, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی پریشر بڑا ہے بی جے پی حکومت کے اوپر, وہ حکومت جو کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی اس نے سکمب کیا ہے نوجوانوں کے پریشر کے اندر. پھر آپ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کا جو پریشر ہے یہ کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوگا, کنورٹ ہوگا, یہ ابھی تک سرٹن نہیں ہے. یہاں پر میں تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوں. دیکھیں الینا, میں پچھلی 2 آپ کو جو اگزامپل دی, چاہے وہ سری لنکا کا دیکھیں, بنگلہ دیش کا دیکھیں, جس بنیاد کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ جو جین زی کی موومنٹ ہے وہ سسٹم کے اندر ریفارمز تو لانا چاہتی ہے, گورننس ماڈل کو تبدیل تو کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ دونوں جو پچھلے جو ماڈلز ہم نے دیکھے ہیں اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ انہوں نے بھارت کے اندر یہ جو اپنے مطالبات ہیں وہ ایک پرامن احتجاج کے ذریعے وہ منوا لی ہیں, وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور یہ نریندر مودی کی ایک بہت بڑی سیاسی طور کے اوپر دیکھا جائے تو وہ شکست ہے. اصل امتحان یا چیلنج ان کے لیے یہ ہوگا کہ جن مطالبات کو دیکھیں, ان کا مطالبہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو وزیر ہیں ان کے وزیر تعلیم ان سے صرف استعفیٰ لینا ہے, ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں ریفارمز لائے جائیں, اس میں جو کوٹا سسٹم ہے, یو پی کے بچے کا کوٹا جو ہے اس کے جو مارکس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوگا, دوسری ان کی جو مدھیہ پردیش کی جو ریاست ہوگی اس کے لیے ڈیفرنٹ ان کے جو ریکوائرمنٹ ہوں گی, مہاراشٹرا کے لیے ڈیفرنٹ ہوگی. تو یہ جو کوٹا سسٹم ہے اور یہ جو پھر پرچے لیک ہونے والا, یہ وہ جو چیزیں ہیں یہ اس کا مطالبہ کر رہی تھی. اصل ان کا امتحان اب یہی ہوگا کہ استعفے کے بعد کیا یہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے ان کی جو تحریک ہے, یا جو ان کے مطالبات ہیں. دیکھیں یہ تو ایک چھوٹا سا مطالبہ تھا وزیر والا, ایجوکیشنل ریفارمز آتی ہیں یا نہیں ہوتی, یہ میرا جو کہنے کا مقصد ہے کہ اصل چیلنج اور اصل جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا. بطور تجزیہ کار آپ کیا فورسی کر رہے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا یہ ایک بڑی موومنٹ کے اندر کنورٹ کر سکتی ہے یا یہ ایک ایشو اسپیسیفک موومنٹ ہی رہے گی؟ دیکھیں اگر جین زی کا آپ دیکھیں تو پچھلے بھی 2 ممالک کی اگزامپلز دیکھیں یا ایون یہاں پہ بھی یہ کوئی ان کے سیاسی مقاصد نہیں ہیں, یہ ایشو بیسڈ ہیں. ان کو جو مسائل درپیش ہیں اگر وہ مسائل ان کو فیوچر میں بھی ملتے رہیں گے تو یہ اسی طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ ایشو بیسڈ رہے گا. یعنی بھارت میں بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو سیاسی ڈیوائیڈ ہے, سیاسی طور پر پالیسیز سے ناخوش ہونا, اس کے اوپر یہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا, ایسا ہی ہے؟ نہیں, اس کا سیاسی طور کے اوپر اثر اس وجہ سے پڑے گا کہ اگر ریفارمز ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پھر یہ پرماننٹلی یہ ایک درد سر ہوگا, کوئی بھی حکومت آئے گی اگر ریفارمز نہیں لی جاتی. اور اگر ان کے جو مطالبات ہیں, دیکھیں یہاں پہ جو بھارت کے اندر جو نوجوانوں کو مسئلہ ہے وہ آپ جس طرح سے پوری پکچر پینٹ کر رہے ہیں, آپ کا تجزیہ نا اس طرح کا تاثر جاتا ہے کہ شاید یہ پریشر گروپ زیادہ ہے ایشو اسپیسیفک رادر دین جو باقاعدہ آئیڈیالوجی ہے اس وقت بھارت کے اندر حکومت کی, باقاعدہ جو وہاں پر ایک پاکستان مخالف, وہاں پر ایک مذہب مخالف سینٹیمنٹ ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. لیٹ می بلڈ آن ٹو دیٹ اینڈ باقی تجزیہ کاروں کو شامل کرنا. پاکستان مخالف نہیں رہے گا, یہ کوئی بھی اس طرح کی آئیڈیالوجی کے مخالف بالکل بھی نہیں ہوں گے. آپ یہ مستقبل میں بھی دیکھیں گے ان کے جو مختلف انٹرویوز سنیں, تو یہ صرف ایشو جو ان کو درپیش مسائل ہوں گے وہ اگر ان کو پرابلمز ہوئی تو یہ دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں. پاکستان بھارت کے ریلیشنز کیا ہیں وہ ان کے لیے میٹر نہیں کرتے. اچھا, ایگزیکٹلی یہی ہم پوچھ رہے تھے, اور یہ تھا کہ کیا نوجوان نسل نے جو اظہار کیا ہے کھل کر انڈیپینڈنٹلی اور ان کی آوازیں جو پہنچی ہیں, کیا ان کے لیے یہ ایشوز ہیں, یہ اس جو پروٹیسٹ ہے اس سے وہ آوازیں ابھر کر سامنے آئی ہیں, اور کتنی ارجنسی ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی, اس کے بعد باقی دونوں تجزیہ کاروں کی رائے شامل کرتے ہیں. بھارت میں جین زی تحریک کی کامیابی سے کیا مراد ہے, تجزیہ تبصرہ ہم کر رہے ہیں. محمل, بریک پہ جانے سے پہلے فخر درانی صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا جو کہ آپ کی اور بھٹی صاحب کی رائے سے تھوڑی مختلف ہے. کیا جو ہم نے اظہار دیکھا غم و غصے کا, چاہے وہ اپنے طریقے سے موک کرنا ہو بھارتی حکومت کا, ہر بات میں پاکستان کو گھسیٹ لانا, چاہے وہ ہندو مسلم ایشوز کو ہر دفعہ اگنائٹ کرنا ہو, یہ ایشوز جب ووکل ہوتے ہیں آپ کے خیال میں اس وقت جین زی نے کیا اظہار کیا ہے, کتنی ارجنسی ہے, یا صرف ایشو بیسڈ ہے یہ سارا معاملہ؟
देखिए रीना, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, ये इशू बेस्ड, हाँ लेकिन जब ये इशू बेस्ड एक चीज स्टार्ट हुई और उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने एज यूजुअल अपनी हट धर्मी से जो है वो काम लिया, क्योंकि ये कोई अभी तो नहीं प्रोटेस्ट हो रही थी ना, ये तो जून से चल रही थी, ठीक है ना। ये जरा हीट अप आप कहें कि अभी रिसेंटली। अच्छा, I'll फिर rephrase it. ये जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं, ये जो स्पेसिफिक इश्यूज नहीं, मैं हैं ना दोनों, आपकी बात पे जो आपने सवाल किया मैं उस पर ही अच्छा, आ रही हूँ, ओके। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सॉरी मैं जरा ये देखिए- डिस्क्लेमर दे दूं, हमारे पास वक्त अब थोड़ा सा कम है, तो भट्टी साहब भी आप भी नहीं, मैं समेटिएगा अपने, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ बस महदूद थोड़ी रखिएगा। छोटी सी जी। बात करूंगी। वो ये लीना कि जब ये क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ और इतनी ज्यादा पुलिस ब्रुटैलिटी हुई, तो तब इन यंग स्टूडेंट्स ने जो बात की वो उन्होंने ये कहा कि ये गवर्नमेंट, जब भी आप अगर उनके नारे सुने ना कि मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, तो उन्होंने कहा कि ये मोदी का यानी मोदी रिजीम का यही है कि ये हमेशा क्रैकडाउन करते हैं बजाय इसके कि दे लिसन टू डिमांड्स, जेन्युइन ग्रीवेंसेस। और फिर उन्होंने उन स्पीचेस के अंदर अगर आप देखें, फिर उन लोगों ने, उनके इवन वालिदैन ने भी ये बात की कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं, जो असल मसाइल है उनकी तरफ नहीं आते। Exactly, तो हाँ। जेन जी जो है, देखिए अभी तो 3 साल पड़े हैं इस हुकूमत के, अगले इलेक्शंस तक मतलब, तो जेन जी जो है वो ऑब्वियसली अगले इलेक्शंस के अंदर उसका कोई इम्पैक्ट होगा। अभी वैसे 2 स्टेट इलेक्शंस भी आने वाले हैं, यूपी के आने वाले हैं और उसके अलावा पंजाब के आने वाले हैं। इलेक्शंस के कतई नजर आपको क्या तासुर मिला, ये कितनी अर्जेंसी है इन इश्यूज को, इन स्पेसिफिक इश्यूज को लेकर, नई अभी जो फिलहाल भारत में नस्ल है उसकी? एजुकेशन की है, अभी आई थिंक एजुकेशन ठीक पे है। है, जो ये हिंदू मुस्लिम डिवाइसेसनेस है, इसके ऊपर वो बात जरूर करेंगे। क्या ये मूवमेंट में इवेंचुअली तब्दील होती है? शायद उन्हें अपनी जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस नजर आ रहे हैं, मे बी दे डोंट एग्री विद इट, दे डोंट लाइक इट, लग यही रहा है कि उन्हें ये पसंद नहीं है कि जो ये इतनी हेट्रेड, एक्सट्रीमिज्म और इस तरह की चीजें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो उनके जो बड़े हैं उन्होंने तो इन्हीं को वोट डाल के लाए हैं ना, और एक उनके क्योंकि मीडिया राय इसके ऊपर डिवाइडेड है ना, हो चुका है कुछ तो इसलिए एक राय ये भी थी कि टाइम मोदी लगेगा। की हुकूमत की पॉलिसीज बिल्कुल ठीक हैं, वो जैसे भी चल रहे हैं। दूसरी राय हमने इस ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जेनजी ने इजहार किया है उसके थ्रू देखी। भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं काफी देर से। भट्टी साहब आप पहले ऐड कर लें अपना पॉइंट, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ। मैडम शेख, आपका जो सवाल है बड़ा अहम है सवाल कि क्या ये जो आज इनको फ़तह मिली है, क्या ये फ़तह ट्रांसफॉर्म हो पाएगी इन फ्यूचर? बहुत बड़ा सवाल है और ये कबल अज़ वक्त है गो के इसका हतमी जवाब देना। लेकिन कोई ना कोई मैडम शेख बुनियाद रखता है, कोई ना कोई इब्तदा करता है, और कभी कभी ये भी होता है कि एक नस्ल स्ट्रगल करती है, अगली नस्ल उसका फल खाती है। एक नस्ल दरख्त लगाती है, अगली नस्ल उसकी छांव में बैठती है। ये जो इब्तदा हुई है, इससे एक विंडो खुली है भारत में, और वो विंडो ये खुली है कि अवाम अगर इकट्ठे हों और अगर लोग इकट्ठे हों और मुतालबात जेन्युइन हों और वो मुस्तकिल मिजाजी से बैठें और आगे बढ़ें और अपने कॉज के लिए, तो कितनी भी इंतहा पसंद हुकूमत क्यों ना हो, कितनी भी जालिम और जाबर हुकूमत क्यों ना हो, वो घुटने टेकने पर उसे मजबूर किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है भारत में, ये बहुत बड़ी तब्दीली है इस खित्ते में। और मैं इस बात से का बिल्कुल कायल नहीं हूं कि हसीना वाजिद के जाने के बाद उनकी जो तंजीम थी स्टूडेंट्स, उनको इक़्तिदार नहीं मिला। ओ भाई, उन्होंने जो काम किया है वो 1000 इक़्तिदार से बेहतर है। वो उन्होंने जो 1000 लोगों ने जाने दी हैं, वो हीरोज़ हैं बांग्लादेश के। और जो उन्होंने हसीना वाजिद को भगाया है, ये तारक रहमान से ऊंची बात है, ये बड़ी बात है। नेपाल में जो लोगों ने किया वो बड़ी बात है। उससे हुकूमत से हम क्यों देखते हैं एक अरसे से कि वो हुकूमत में नहीं आ पाते, उनका तंजीमी स्ट्रक्चर नहीं होता? ये क्यों नहीं देखते कि हमारी आने वाली नस्ल कितनी शऊर वाली है, कितनी ताकतवर है, कितनी एके वाली है, कितनी वो इन पुराने जो चीजों को, पुराना जो स्टेटस को था उसको तोड़ा, उसके नतीजे में क्या हुआ या नहीं हुआ वो एक सेपरेट चीज है, हो सकता है आगे जाके आ जाए। आई लेट फखर दुरानी साहब, भारत में जो ये तुलबा ने किया ये बहुत बड़ी बात है। फील टू इंटरजेक्ट फखर साहब, लेकिन जो इन्होंने ये बुनियाद रख दी है, ये बड़ी बात है।
अलीना देखें, ये एक कोई इसमें कोई शक नहीं, मैं पहले भी कह रहा था कि ये एक बड़ी कामयाबी है इनकी, अपने मुतालबात मनवाना हो या सर आपने जो कंपैरिजन किया ना श्रीलंका और नेपाल से, उसके ऊपर भट्टी साहब ने जवाब दिया है एंड इट मेक सेंस। कैसे जवाब देंगे? देखें वही बात है, अगर आप बांग्लादेश का देखें तो वहाँ पे भी दोबारा से वही स्टेटस को की वो आ गई है, और जो इनके मुतालबात और जिस बुनियाद के ऊपर था क्या वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। ये मुझे भट्टी साहब बता दें कि क्या वहाँ पे एजुकेशनल रिफॉर्म्स बांग्लादेश के अंदर आ गए हैं, बाकी जो चीज़ें थी ब्यूरोक्रेसी के या इसके हवाले से क्या वो आ गए हैं। श्रीलंका के अंदर इकनॉमिक रिफॉर्म्स की बुनियाद के ऊपर ये शुरू हुआ था, क्या वहाँ पे इकॉनमी उनकी स्टेबलाइज हो गई है या नहीं हुई। भट्टी साहब तो चीज़ ये नहीं है या एक कि आपने हुकूमत गिरानी है, अगर हुकूमत गिरानी है तो वो एक मैं समझता हूँ उसमें देखा जाए, तनाजुर में देखा जाए तो ये इनकी बड़ी कामयाबी है। लेकिन वही चीज़ जो मैं कह रहा था, जो सबसे बड़ी इनकी स्ट्रेंथ है वही इनकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है कि डिसेंट्रलाइज होने की वजह से स्टेटस को किसी भी इशू पर सकते हैं, रिफॉर्म्स नहीं ला सकते किसी भी इशू पर स्टेटस को के खिलाफ खड़े होना, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या हो आपके ख्याल में और कितनी देर तक हो? आई थिंक इसको इस तरह से कर लेते हैं। मैडम शेख, अभी बांग्लादेश में जाके देखें, उन सारी चीज़ों पर काम हो रहा है जो स्टूडेंट्स ने मांग की थी, नंबर 1। नंबर 2, जमात इस्लामी इस वक्त बड़ी जमात है असम्बली में जिन पे पाबंदी लग चुकी थी। हसीना वाजिद भारत में बैठी है, तारिक रहमान बाहर से आया है। ये किसकी कामयाबी है? ये अगली नस्ल की कामयाबी। उन्होंने कहा बस करो भाई, ये छोड़ दो ये मजाक जो आप कर रहे हो। अच्छा, बट इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट मौजूद है और उसमें ये कहा जाता है कि इकोनॉमिकली बड़ा सफर कर रहा है बांग्लादेश, इसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट थी जो कि चुकानी पड़ी और अभी तक उससे किस तरह बाहर निकल जाए ये पता नहीं चलता। महमल भी कुछ ऐड करना चाह रही हूँ, उनका पॉइंट लेके फिर आपके पास। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखें, बांग्लादेश और इंडिया जो है ना ऑब्वियसली बहुत मुख्तलिफ है। मतलब इंडिया वैसी साउथ एशियन ममालिक में बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है। उनकी आबादी देख लें, फिर ये उनका जो इवन इलेक्टोरल सिस्टम अगर आप देख लें, उनके स्टेट इलेक्शंस देख लें, उनका जो अपना वैसे होता है, तो कंपैरिजन उस तरह जैसे कि इतनी अधिक रीजनल पार्टीज भी हैं दूसरा। लेकिन जो बीजेपी का, जैसे मैंने पहले कहा, जो कैप्चर उन्होंने किया ना सोसाइटी के अंदर 2014 से जो उन्होंने चेंज लाई है, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हमारे यहाँ आप कह ले कि 1980 के बाद से जिस तरह से चेंजेस और एक्सट्रीमिज्म और ये सब पेनिट्रेट किया और हमारी सोसाइटी को बड़ा उसने तबाह किया। तो ये चीजें इंडिया के अंदर, क्योंकि एक तो उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, फिर उनके और इतने ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो उसने उनकी सोसाइटी को बहुत बर्बाद किया है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया। तो देखें, आवाजें बिल्कुल उठती हैं और ये स्टूडेंट्स की आवाजें बहुत, मैं इसको वेलकम करती हूँ कि मुझे बड़ी होप मिली है कि जो एक मुस्लिम हिंदू यूनिटी की बात कर रहे हैं या जो ये कह रहे हैं कि ये इस तरह के डिविजन्स नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या ये ट्रांसलेट होता है इनटू मूवमेंट अगेंस्ट बीजेपीज हिंदुत्व नैरेटिव और देयर एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज? ये अभी बहुत जल्दी है कहना। और वैसे भी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वहां की है, क्या उस पर किसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये भी देखने की चीज है। फिलहाल तो ये चीज एजुकेशन से ही रिलेटेड थी, एक इशू बेस्ड चीज थी, और उसमें भी आप देखें कि इस्तीफे वेरी इंपॉर्टेंट, वो उसने जिस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल किए, मतलब वो अभी भी उसके अंदर एक वो एंटी वाली बात, एंटी नेशनल, ताकि कोई एलिमेंट उससे फायदा ना उठा ले, इसलिए हम मैं मुस्ताफी हो रहा हूं जी। ये देखे ना, ये अभी ये बीजेपी हमेशा ये एंटी नेशनल चीज इन पे टैग नहीं कर सके थे बिकॉज इवन बीजेपी वोटर्स के बच्चे जो अफेक्टेड है, और इसलिए हिंदू मुस्लिम सबके बच्चे, ईसाई सबके बच्चे अफेक्टेड है इसके अंदर। सो देयर इज अ डिफरेंस, इसलिए वी कांट कंपेयर ऑल ऑफ दीस कंट्रीज टू ईच अदर। ठीक है, इसी नोट के ऊपर आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।